हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्प्रिंट एक्स यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आप लोगों को करवाएंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे। सो मेक श्योर कि सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ बहुत अमेजिंग से क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। सो मेक श्योर यू शुड वॉच दिस सेशन टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, है ना। बाकी तो ऑल गुड है ही। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बारी फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पे तो मेक श्योर कि यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, देरी नहीं करेंगे, फटाफट चीजों को करेंगे। एक्शन इज द फंक्शन फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। जो हमारे एक्शन होते हैं ना, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी सक्सेस के फाउंडेशनल कीज होते हैं। मतलब जो भी मैं कर रहा हूं आज, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी सक्सेस होगी या नहीं होगी। सो वट एवर द एक्शंस यू आर डूइंग ना, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फ्यूचर टू योर सक्सेस, है ना। सो वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी आपके फ्यूचर में आपके सक्सेस को लेकर। ठीक है जी। बाकी ये मेरा यार पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल था, तो कोई भी सेशन अगर आप लोगों का मिस आउट हो गया है तो पुरानी वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सारे सेशंस बनाए हैं, है ना। सो ये चीजें हैं। बाकी तो चकदे फट्टे नब्दे किल्ली, है ना। तो पॉलिनोमियल का हो गया हमारा, इसका हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। अभी आज अपन लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्प्रिंट एक्स। आ जाओ जी, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, जो कि लास्ट सेशन में होमवर्क क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, कि राम टेक्स 6 days लेस देन द भगत टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, इन हाउ मेनी डेज भगत कैन अलोन फिनिश द वर्क। तो देखो, दो लोग हैं, एक है राम और एक है भगत। भगत है ना, हाँ भगत, ठीक है। राम और भगत दो लोग हैं। मान लो राम x डेज में कोई एक काम को खत्म करता है और भगत जो है राम टेक 6 days लेस देन। अच्छा, तो भगत क्या होगा, मान लो ऐसा कर लेते हैं इसको, मान लो भगत जो है किसी काम को x डेज में खत्म करता है, तो राम कितने दिन में खत्म करेगा बेटा, x - 6 days में उस काम को खत्म करेगा, है ना। x - 6 days में उस काम को खत्म करेगा। अब अगर ये दोनों के दोनों एक साथ किसी काम को करते हैं तो 4 दिन में ये पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है। एक साथ इस काम को करते हैं तो 4 दिन में ये पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे इक्वेशन कैसी बनाते हैं अपनी, x - इसमें राम खत्म करता है और भगत इतने दिन में खत्म करता है, तो ये 4 के इक्वल होगा, है ना। बट ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है। कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इसका बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं अपने सेशंस में। उमंग वाली सीरीज में मैंने आपको बहुत डिटेल में इनके बेसिक्स बताए थे। अभी बस मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप बस इनको 1 से इस तरीके से कर दो। 1/x लिखो, इसको 1/x लिखो और इसको 1/4 लिखो, बस ये आपकी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे x आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो x - 6 आएगा और डिवाइडेड बाई x इंटू x - 6 रहेगा। बराबर किसके बेटा, 1/4 के, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो x + x 2x हो जाएगा, 2x - 6 डिवाइडेड बाई x² - 6x इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो ये आपके पास बनेगा कुछ ऐसा सा कि 2x - 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 2x - 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, बराबर किसके बेटा, x² - 6x को इधर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, x² - 6x को इधर मल्टीप्लाई। सो 4 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8x - 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू x² - 6x, है ना। सब कुछ अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं, इधर हो जाएगा 0x² - 6x - 8x + 24 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक इक्वेशन सी बनेगी, x², 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14x + 24। तो 24 के 2 फैक्टर्स बन जाएंगे बेटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है 12 और 2, है ना, 12 और 2। सो आपको पता है x² - 12x - 2x + 24। तो बस अब आपके पास इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। पहली 2 इक्वेशन से x कॉमन ले लोगे तो x - 12 बचेगा। लास्ट की 2 टर्म्स में से तो
-2 कॉमन लोगे तो x -12 बचेगा, है ना। तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x -12 इज इक्वल्स टू 0 और x -2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास या तो 12 या तो फिर 2। तो ये 12 और 2 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब आप एक चीज़ को समझो कि यार अगर x की वैल्यू 12 है तो राम कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा, 12 - 6 यानी कि 6 दिन में। लेकिन अगर x की वैल्यू में 2 ले लूँ तो राम कितने दिन में उस काम को खत्म कर रहा है, 2 - 6 यानी कि -4 दिन में। क्या दिन कभी नेगेटिव में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो x की ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 12, और राम कितने दिन में खत्म करेगा उस काम को, 6 दिन में खत्म करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। जो मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों का होमवर्क दिया था वो ऐसा क्वेश्चन था। बाकी अब हम करेंगे अपना पहला राउंड विच इज कूल ऑफ राउंड, और जो कि होगा एपी से। जैसे कि आप लोगों को पता है 4 राउंड्स आप लोगों के रहेंगे। तो चारों राउंड्स में देखते हैं कि कितनी देर में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देखो यहाँ पे इसका मार्क्स लिखा है कि एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आएगा, एग्जाम में आपको कितना टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हम इसको स्प्रिंट में कितनी टाइम में खत्म करेंगे, है ना। तो आप भी कोशिश करना कि 30 सेकंड में ये खत्म हो जाए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन द 10th टर्म। आपको पता है 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 9d, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, p, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, q। सो p + 9q, p + 9q विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है ना। आ जाओ, कह रहा है कि द फर्स्ट, अच्छा ये तो हो गया। कह रहा है कि nth टर्म ऑफ एन एपी, ये आपके पास एक एपी है, इसकी nth टर्म निकालो। अब आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है, a + n - 1 × d, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब आपको a पता है कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है आपको दिख रहा है a, प्लस n आपको पता नहीं, -1 × d, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3a - a करोगे तो कितना बचेगा, 2a, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2a। तो ये हो जाएगा आपके पास a + 2an - 2a, सो 2an तो एज इट इज रहेगा, और a - 2a कितना हो जाएगा, a बचेगा। तो कुछ है क्या यहाँ पे, a कॉमन ले लो तो 2n - 1 बच जाएगा और a आपका कॉमन आ जाएगा। तो 2n - 1 a, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास बोला गया है द वैल्यू ऑफ a30 - a20, a30 - अब बच्चे क्या करेंगे, a30 अलग निकालेंगे, a20 अलग निकालेंगे। नहीं बेटा, एक साथ करने की कोशिश करते। a30 का मतलब क्या है, a + 29d, है ना, और a20 का मतलब क्या है, a + 19d। एक साथ लिखो, इन दोनों को अलग अलग मत निकालो। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो उससे क्या फायदा होगा, उससे बस ये फायदा होगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएंगे तो a से a कट गया, 29d - 19d कितना बचेगा बेटा, 10d बच जाएगा। तो 10d, d की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, 5 है, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। बस आगे इसका आंसर। ऐसे आप 30 सेकंड में इसको सॉल्व करोगे। तो देखो कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको हम इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, देन व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म बताना है, क्या बात कर रहे हो यार, ये कॉमन डिफरेंस बताना है। ये तो बहुत सिंपल है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है कितना, 3n² + n, ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको ये बताना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत नहीं थी यार यहाँ पे। तो अब अगर मान लो ये आपकी कोई एपी है, a1 a2 a3 a4 ... सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या होता है, a1 + a2 + a3, यही मतलब होता है ना, पहली 3 टर्म्स का सम। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूं, पहली टर्म का सम, तो वो कितनी है, कितनी है पहली टर्म, a1 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा ये। यानी कि आपको पता है कि s1 किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल। तो बस मैं यहाँ से s1 निकाल लेता हूँ, n की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो। सो 3 × 1 का स्क्वायर + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 1, और 3 + 1 कितना हो जाता है, 4, और जो कि किसके इक्वल होगा बेटा, a1 के इक्वल होगा। a1 यानी कि फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म ही निकालना था, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 4 हो जाएगा, 4, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं थी इसमें। चलो नाउ
द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये आपके पास एक AP दे रखी है, आपको इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी। अब बेटा जो रूट 18 है ना, रूट 18 है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का तो पेयर बन गया बेटा, ये तो आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 3√2, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 3√2, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास √50, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 5 इंटू 5 इंटू 2, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 5 तो बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा, सिर्फ 2 बच गया, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 5√2। फिर आपके पास है √98, तो √98 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 7 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर बचेगा, तो कितना बच गया ये 7√, तो बेटा नेक्स्ट टर्म क्या होगी 3√2, 5√2, 7√2, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 9√2, लेकिन आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी 9√2 नहीं है। तो अगर आपके पास 9√2 है तो क्या मैं उसको देखो 7√2 को कैसे लिख सकते हैं, अंदर 2 बारी 7 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा 9 2 बारी अंदर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो ये 9 बाहर आया है। सो 9 इंटू 9 कितना हो जाता है बेटा 81, 81 इंटू 2 कितना हो जाता है बेटा 162 हो जाता है। शायद मेरे मास्टर जी ने तो मुझे 162 ही बताया था, और आपके मास्टर जी भी आपको 162 ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो नाउ अब आपके पास है सेकेंड राउंड विच इज कूल डाउन राउंड। देखो आप लोगों के पास कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप उस वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व होता है तो तब आप इनका सॉल्यूशंस देखो और समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि कोई AP है भैया, उसमें कॉमन डिफरेंस -4 है, n आपके पास 7 है, an आपके पास इतना है, तो a की वैल्यू निकालो। अब बस बहुत सिंपल सी कहानी है यार, an किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसके बराबर होता है। an आपके पास दिया गया है कितना बेटा 4 इज इक्वल्स टू a कितना है आपको निकालना है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू d कितना है बेटा बेटा d -4 है, ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू a, -4 को अगर मैं इधर भेज दूं तो -4 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 7, अरे यार ये चलो कोई नहीं, ये -1 हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो -1 -6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a। 6 कैसे आया ये 7 -1 करके, तो -7 आ जाएगा a की वैल्यू। a की वैल्यू -7 है। कोरा कागज था ये मन मेरा, मुझे भी लग हो रहा था गलत थोड़ा, सुबह का आंगन था ये मन मेरा। देखो कैसी गलती हो गई हमसे। 4 इज इक्वल्स टू a, 6 इंटू -4 कितना हो जाएगा -24, ये -24 इधर आएगा तो 4 प्लस 24 इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 28 इज इक्वल्स टू a। मैंने क्या किया था, मैंने ये -4 इधर डिवाइड में भेज दिया था, बट यहाँ पे अभी एक और टर्म है, अगर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होता तो मैं उसको डिवाइड में भेज सकता था, है ना। चलो नाउ हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब आपको ऐसे 2 डिजिट्स के नंबर बताने हैं कि जो 3 से डिविजिबल हो, और कितने 2 डिजिट्स के नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो बेटा सबसे पहला जो 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 12, ठीक है ना। फिर अगला जो होगा वो होगा 15, फिर 3 ऐड करते चलो तो वो हो जाएगा 18, और ऐसे करते करते लास्ट 2 डिजिट का नंबर कौन सा आता है 99। और क्या 99 3 से डिविजिबल है, आप बोलोगे आइला हाँ ये 3 से डिविजिबल है। अब आ जाओ, अब आपको ये बताना है कि कितने, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे ये, यानी कि n निकालना है। n निकालना है तो यार an आपको दे रखा है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये दिया हुआ है 99, a कितना है बेटा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है यार 3 है, 12 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 99 माइनस 12 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू डी 3। सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यार ये हो जाएगा 87 डिवाइड हो जाएगा 3, सो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 6 9 3 27 n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 29 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी कि 30 आ जाएगी आपके पास n की वैल्यू। गॉट इट। चलो
सो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, यानी कि 30 ऐसे नंबर होंगे जो इससे डिविजिबल होंगे। 30 2 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 3 से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस एंड दिस बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कह रहा है कि आपके पास ये एक AP है, कौन सी AP है 65, फिर आपके पास दिया गया है 60, फिर आपके पास दिया गया है 55, फिर आपके पास दिया गया है डॉट डॉट डॉट। आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 0 हो जाएगा, कितनी टर्म्स का सम, यानी कि आपको n निकालना है, n निकालना है। इसका मतलब क्या है, n निकालना है और सम 0 दे रखा है, यानी कि Sn आपको दे रखा है 0, ठीक है ना। आ जाओ अब बेटा, ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी जो कि है 65, और कॉमन डिफरेंस आपके पास हो जाएगा 60 - 65 यानी कि -5। सब कुछ दे रखा है यार, बताओ। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है ना। Sn दे रखा है 0 प्लस n/2 इंटू 2a, a कितना था 65 प्लस n-1 इंटू d, d कितना है -5, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेज दो तो ये तो हो जाएगा 0, n इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 130 आएगा प्लस -5n माइनस प्लस 5, ठीक है। आ जाओ, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू n 130 प्लस 5, 135 हो जाएगा -5n। अब बेटा या तो n 0 के इक्वल होगा, है ना, या तो ये अंदर वाली टर्म 0 के इक्वल होगी, यानी कि 135 - 5n 0 के इक्वल होगा। तो अगर 135 ये यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5n हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करोगे, सो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 7 ज़ा 35 होता है, ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी टर्म्स का सम 0 होगा, आपको बस n निकालना था, n आपने निकाल लिया, ठीक है। 0 तो नहीं हो सकता ना, नंबर ऑफ टर्म्स 0 थोड़ी ना हो सकती है। आपकी शुरुआत कहां से होती है n की, n कांट बी 0, n शुड बी अ नेचुरल नंबर ओनली। ये सिर्फ एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होता है। तो 27 आ जाएगा आंसर, बहुत सिंपल, ठीक है। ठंडी लग रही है यार बहुत ज़्यादा, बताओ यार, हद होती है। आ जाओ। हाँ, if 7 times the 7th term of an AP is equals to 11 times the 11th term of an AP। देखो आपके पास ना कई बार ऐसा एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि n times nth term of an AP is equals to m times mth term of an AP, और आपको कुछ चीज़ वो प्रूफ करने को बोलता है या कुछ निकालने को बोलता है। ये क्वेश्चन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास m और n की जगह पे नंबर दे दिए जाएं तो आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे वाह यार ये क्वेश्चन तो मैं इजीली सॉल्व करता हूं। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाता तो थोड़ा सा आप लोग फंबल करते हो करने में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आते तो आप सोचते हो यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इसमें आप खुश हो जाओगे और आप बोलोगे क्या दिया गया है कि 7 times the 7th term, 7 times the 7th term of an AP is equals to 11 times the 11th term of an AP। Then what will be the 18th term? बस निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। 7 टर्म का मतलब क्या है, a plus 6d, और 11th टर्म का मतलब क्या है, a plus 10d, है ना। अच्छा, 7 को a से मल्टीप्लाई कराओगे 7a हो जाएगा, 7 6 42d हो जाएगा, 11 को a से मल्टीप्लाई कराओगे 11a हो जाएगा, और 110d। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 7a को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, किसी को कहीं भी भेज दो, तो 42d माइनस 110d 11a माइनस 7a। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यार ये मेरे को लग रहा है कितना हो जाएगा, 8 और 60 68 हो जाएगा, माइनस 68d इज इक्वल्स टू 4a। 4 से कट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 1 ज़ा 4 2 8 17 4 ज़ा 28, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -17d के इक्वल आ जाएगी। अब अगर a की वैल्यू -17d है और आपको 18th टर्म निकालनी है, तो 18th टर्म क्या हो जाता है बेटा, a + 17d हो जाएगा 18th टर्म, और आपको बोला है क्या,
ए की वैल्यू कितनी है -17d, -17d प्लस 17d कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चैट सेक्शन में लिख दो तारा रारा। अगर समझ में आ गया है तो मेक श्योर कि यू शुड हिट द लाइक बटन। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलो, बड़ा मजा आता है मुझे ये बोलने में आ जाओ जी। नाउ फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। ये आप लोगों के पास एक एपी है, ये आप लोगों के पास एक एपी है, आपको इस एपी की मिडिल टर्म निकालनी है। देखो एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन जरूर रहता है। अब मिडिल टर्म, यार सबसे पहले तो मुझे टोटल टर्म्स पता होनी चाहिए कि टोटल टर्म्स कितनी है ना, टोटल टर्म्स कितनी है। अगर मुझे वो पता चलेगा तभी मैं मिडिल टर्म निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले टोटल टर्म निकाल लो। इसमें बेटा आपको ए दे रखा है कितना, 213, डी आपका हो जाएगा 205 माइनस 213, और 205 से अगर मैं 213 को घटा दूं तो कितना बचेगा बेटा, बेटा 8 बच रहा है, -8 है ना, 8 और 5 13 ही होता है, पक्का, ठीक है। अच्छा, और ए एन आपको दे रखा है कितना, ए एन आपको दे रखा है 37, लास्ट टर्म 37 दे रखी है, ठीक है। अब आपको पता है क्या, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा -8 है ना, एन ही तो निकालना है, तभी तो मुझे टोटल टर्म्स का पता चलेगा। इसको इधर भेजो ससुरे को, 37 में से 213 अगर माइनस किया इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -8। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास कितना बचेगा, पहले तो 13 घटा दो, 200 बचेगा। इसमें से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 24 बचेगा। अब 200 में से अगर मैं 24 घटा दूं, पहले तो 20 घटा दो, 180 बचेगा, फिर 4 घटा दो, 176 बच जाएगा, -176 बच जाएगा, ठीक है। -8 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो -8 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो n-1 अगर 22 के बराबर है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 23 आ जाएगी। यानी कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, टीटी मतलब टेबल टेनिस नहीं, टीटी मतलब टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है बेटा, 23 टर्म्स है। अब देखो, अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है और n अगर आपका ऑड है तो मिडिल टर्म जो होती है वो हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। लेकिन n अगर इवन होगा तो इसकी एक मिडिल टर्म नहीं होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी 2, एक तो ये वाली टर्म और एक n/2 + 1th टर्म, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एपी में है, तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, 2 ना। लेकिन अगर 7 आ जाता तो मिडिल टर्म सिर्फ 1 होती। तो अब आपके पास मिडिल टर्म अगर आपको निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास कौन सी टर्म होगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12th टर्म। तो 12th टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी। अब निकाल लो A12, तो A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बेटा, -8 है। 213 11 इंटू -8 कितना हो जाएगा, एक बारी चैट सेक्शन में मुझे बता दो। 213 में से अगर मैं 88 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे करेंगे, वही करेंगे, पहले 13 घटाओ, 13 घटाओगे, इसमें से इधर बचेगा 200, इसमें से अगर मैं 13 को घटा दूं तो वो बचेगा बेटा मेरे पास 75। अब 200 में से 75 को घटा दो ससुरे को, कितना बचेगा, 125 बच जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर मेरी गणित सही है तो आपका आंसर 125 ही आया होगा, ठीक है जी। तो ऐसे आप लोगों को करना होता है। नाउ अब आप लोगों के पास है राउंड नंबर 3 विच इज आइस कोल्ड राउंड, ठीक है। आ जाओ बेटा, आइस कोल्ड, बर्फ पानी खेले। आइस कोल्ड मतलब ठंडी बर्फ, अच्छा नाइस यार। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। मैंने बोला था ना, जैसे जैसे आप सेशन में आगे चलते रहोगे आपको बहुत अमेजिंग से क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत अमेजिंग से क्वेश्चन दिखाऊंगा। आ जाओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। आपके पास लिखी गई हैं 2 AP। पहली AP है बेटा 63 65 67 डॉट 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 डॉट। दूसरी AP है आपके पास क्या बेटा, 3 10 17
डॉट 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 डॉट। ये आपके पास दो एपी हैं और इन दोनों एपी में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। यानी कि इस एपी की जो nth टर्म होगी, इस एपी की nth टर्म मैंने मान ली an, इस एपी की जो nth टर्म है वो मैंने मान ली bn। आपको बोला गया है कि an और bn जब इक्वल होंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, कौन सी वैल्यू पे, n की कौन सी वैल्यू पे इनकी an और bn इक्वल होंगे। तो बेटा बहुत सिंपल है यार, ये तो मतलब आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैं इतना टाइम क्वेश्चन समझाने में इन्वेस्ट इसलिए करता हूं, मैंने कई लोग ऐसे भी देखे ना, क्वेश्चन है अच्छा बेटा इसको ऐसे ऐसे कर दो सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन समझो, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन निकालो, आ जाओ। an निकालेंगे पहले हम। an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना बेटा, 65 में से 63 गए तो 2 बचेगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो an आ गया हमारे पास इतना। आ जाओ bn भी निकाल लो दूसरे एपी का। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा बेटा। आ जाओ, तो bn कितना हो जाएगा आपके पास, 3 प्लस 7n माइनस 3 माइनस 7 सॉरी, सो 7n माइनस 4 ये आपके पास आ जाएगा bn। अब उन्होंने बोला है क्या कि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो 2n प्लस 61 को किसके बराबर रखोगे बेटा, इसको रखोगे 7n माइनस 4 के बराबर बेटा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, सो 61 प्लस 4 हो जाएगा और 7n माइनस 2n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 65, ये हो जाएगा आपके पास 5n, n से इसको कैंसिल करोगे तो 13 5 65 और n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। ठीक है, n की वैल्यू 13 आ गई। 13th टर्म जो होगी इन दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। जब n 13 होगा तो दोनों की टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब आ जाओ इसके केस स्टडी क्वेश्चंस पे कि कैसे क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं केस स्टडी में। आओ, योर एल्डर ब्रदर वॉन्ट्स टू बाई अ कार। काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता। चलो, प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर हिज कार। ठीक है, he repays the total loan of 1,18,000 by paying every month starting with first installment of इतना rupees, and if he increase the installment by 100 rupees every month, answer the following question। सबसे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो समझो। कह रहे कि आपका जो बड़ा भाई है वो कार खरीदना चाहता है और कार खरीदने के लिए उसने लोन लिया। लोन कितने रुपए का लिया बेटा, 1,18,000 रुपए का लोन लिया। अब ये जो 1,18,000 का लोन लिया गया है इसको वापस भी तो करना पड़ता है ना। ये थोड़ी ना कि लोन लेके मस्त भाग जाओ देश वेश छोड़ के, जैसे कुछ लोग भाग गए हैं देश छोड़ के लोन वोन लेके, है ना। तो ये थोड़ी ना कि हम लोग भी लोन लेके भाग जाएं, है ना। हमें तो देना है, हम तो जागरूक नागरिक हैं इस देश के। तो अपन लोगों को क्या करना है, ये लोन चुकाना है। अब कैसे चुकाएंगे, भाग जाओगे तो गलत बात है, ठीक है, सरकार छोड़ेगी नहीं। आ जाओ, तो इसको कुछ इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। पहली इंस्टॉलमेंट जो थी वो कितने रुपए की थी, 1,000 रुपए की, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट में आपने 1,000 रुपए दिए। अगली इंस्टॉलमेंट में हर मंथ है क्या, हाँ हर मंथ, पहले मंथ 1,000 रुपए दिए, अगले मंथ आपने 100 रुपए बढ़ा के दिए, 100 रुपए बढ़ा के दिए, तो 100 रुपए बढ़ा के दिए तो कितने हो जाएंगे, 1,100 रुपए। फिर उसके अगले मंथ आपने 100 रुपए और बढ़ा के दिए, आपने नहीं आपके भैया ने, ठीक है। फिर 100 रुपए और बढ़ा के दिए तो कितने हो जाएंगे, 1,300 रुपए। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा लोन चुका देते हो। क्वेश्चन समझ में आया। केस स्टडी क्या कहती है कि आपके बड़े भाई ने एक लोन लिया और फिर वो देश छोड़ के बिल्कुल नहीं भागा, उसने फैसला किया कि मैं लोन चुकाऊंगा। और कैसे चुकाऊंगा, 1,18,000 रुपए का लोन था, उसने बोला कि पहले मैं 1,000 रुपए दूंगा, अगले महीने में 1,100 दूंगा, उसके अगले महीने में 1,200 दूंगा, फिर मैं 1,300 दूंगा, ऐसे करते करते मैं देता जाऊंगा और अपने सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, आ जाओ यार, कुछ चीज़ें पूछी गई आपसे। फाइंड द अमाउंट पेड
बाई हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो आपसे बोला गया है कि 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितने रुपए देगा। देखो पहली इंस्टॉलमेंट में उसने कितने रुपए दिए, 1000 रुपए दिए। दूसरी इंस्टॉलमेंट में उसने कितने रुपए दिए, 1100 रुपए दिए। फिर 1200 रुपए दिए। फिर ऐसे करते करते आपसे पूछा गया है जब उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी तो वो कितने रुपए देगा। तो आपको समझ में आ गया, A30 निकालना है। A30 का मतलब क्या होता है, A + 29D। अब A कितना है बेटा, 1000 है। 29 इंटू D कितना है बेटा, 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 + 2900। सो 1000 + 2900 यानी कि 3900। सो 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितने रुपए देगा, इतने रुपए देगा, 3900 रुपए। अब द टोटल अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो पहली इंस्टॉलमेंट में, दोनों क्वेश्चन में फर्क समझना, 1000 रुपए दिए। दूसरी इंस्टॉलमेंट में उसने 1100 रुपए दिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट में उसने 1200 रुपए दिए। आपसे पूछा गया है जब उसकी 30 इंस्टॉलमेंट होंगी, 30th इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दिए थे उसने, 3900। तो टोटल पैसा कितना दे देगा वो 30 इंस्टॉलमेंट तक। 30 इंस्टॉलमेंट तक वो टोटल पैसा कितना दे देगा, यानी कि टोटल पैसा कितना दे चुका है वो 30 इंस्टॉलमेंट तक। तो आपको ये नहीं निकालना है कि 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितने रुपए दिए, आपको ये निकालना है कि अब तक उसने टोटल कितना पैसा दे दिया। तो टोटल पैसा यानी कि ऐड कर दो, यानी कि S30 निकाल लो। S30 का मतलब क्या होता है, 30/2 होता है ना, इंटू A + AN भी होता है एक फॉर्मूला, है ना। काटो इसको ससुरे को, 15, A की वैल्यू है 1000, AN की वैल्यू है 392,000। ऐड करोगे 15 × 4920, 49 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा। 9 5 = 45 को 5 4 कैरी 20 और 9 19, 20 और 9 29 और 4 कितना हो जाएगा, 33, 3 कैरी 4 और 3 7। यही होगा क्या, 73400। आप लोगों का भी यही आ रहा है तो आप शायद बिल्कुल सही, 7350। ओ माय गॉड, 73, ओहो 9 5 = 45 है। हाँ ठीक है, 50, 73500 है ना, 73500। ठीक है। What amount does he still have to pay after 30th इंस्टॉलमेंट। देखो 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितने रुपए दे दिए, 73500। उसको टोटल कितने रुपए देने थे, 1,18,000। 1,18,000 रुपए उसको देने थे। अब उसने, वो कह रहे कि अभी उसको और कितने पैसे देने हैं, बेचारा बहुत पैसा देना है रे ससुरा। 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4 बचा। और तो 44,500 रुपये अभी और देने हैं उसे, पता नहीं कब पूरा होगा बेचारे का लोन। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड। अब उसने बोला है कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी उस पैसे को देने में। तो देखो पहली इंस्टॉलमेंट में उसने दिए कितने बेटा, 1000 रुपए। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना दिया बेटा, 1100 रुपए। तीसरी में कितना दिया, 1200 रुपए। ऐसे करते करते वो पूछ रहा है कि कितनी इंस्टॉलमेंट में वो सारा का सारा पैसा चुका देगा। सारा का सारा पैसा यानी कि कितना है, इन सब का अगर मैं सम करूं तो सारा का सारा पैसा कितना है, 1,18,000 रुपए का, है ना। ये पैसा चुकाना है उसको, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना, दूसरी इंस्टॉलमेंट में इतना, तो 2 इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना हो जाएगा जब दोनों को ऐड करोगे, 2100, है ना। 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना हो जाएगा जब दोनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना टाइम लगेगा उसको सारा का सारा पैसा चुकाने में। तो आ जाओ, SN = 11800, SN = n/2, n आपको निकालना है, इंटू 2a, 2 यानी कि 2 और a यानी कि 1000, प्लस n-1 इंटू d। हमको मालूम है इश्क मासूम डी से हो जाती है गलतियाँ। डी कितना है बेटा, 100 है ना। अच्छा, 2 को इधर, चलो क्या करना चाहते हो, इधर भेज दूँ, चलो इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 0 0, 8 दूनी 16 को 6, 1 कैरी 2 और 1 3, सो 2360 n
इसको मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा आपके पास 2000 प्लस 100n, बाप रे इतने बड़े बड़े नंबर, अरे 23600 बेटा बराबर किसके n, सॉल्व कर दो इसको तो ये बचेगा आपके पास 1900 प्लस 100n। वाओ, अब देखो 100 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो 23600 इज इक्वल्स टू n इंटू 100 भी कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 19 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा n, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो इधर बचेगा आपके पास 236 इज इक्वल्स टू n इंटू 19 प्लस n। अब बेटा n को ससुरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 236 इज इक्वल्स टू 19n प्लस n स्क्वायर। अब आपके पास अच्छी खासी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है प्लस 19n माइनस 236। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करो। एक जीरो कम है क्या, अच्छा है, 3 जीरो थे, 3 जीरो थे, 3 जीरो थे, 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग है। n की वैल्यू आएगी -49 और 40। आपको पता है n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो n की वैल्यू रहेगी आपके पास 40। ठीक है जी, चलो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आपको 5 से 8 मिनट मिलेंगे। आपके पास ये एक इक्वेशन दे दी गई है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो अच्छा, ये क्या है बेटा, ए बेटा क्या है ये, फर्स्ट टर्म। ये क्या है बेटा, ये है अपना लास्ट टर्म। ये क्या है बेटा, ये है आपका सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि ऐड हो रहा है ना। d कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो आपको सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, जब आपको सब कुछ दे देता है ना कोई, तो उसको यूज करो फिर, है ना। उसको किसको, उस इंसान को नहीं उन वैल्यूज को जो दे रखी है आपको। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यार, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है। Sn इज इक्वल्स टू आपको पता है क्या, n/2 इंटू a प्लस an, है ना। ये फॉर्मूला है आपके पास, आ जाओ। अगर ये फॉर्मूला है तो Sn कितना है बेटा, 287 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a कितना है बेटा, 1 है, और an कितना है बेटा, x है। ठीक है, x है, इसको इधर भेजोगे तो 287 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 14 को 4, 1 कैरी, 8 2 16, 17 को 7, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 574 इज इक्वल्स टू n इंटू 1 प्लस x। अब बेटा आपको निकालना था x, लेकिन अगर आपको n दिया जाता, n पता चलता या n होता आपके पास तो आप x आराम से निकाल लेते। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके पास 5 मार्क्स का, तो वो इतनी आसानी से आपको n नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले n निकालना है, n निकालना है। अब भैया ये n है क्या, अब आ जाओ। आपको an का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास an का फॉर्मूला है। अब an आपको कितना दिया गया है, x के बराबर दिया गया है, a कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, प्लस n आपको पता नहीं, -1 इंटू डी कितना है बेटा, 3 है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, प्लस 3n माइनस 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3n माइनस 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर यहाँ से मैं n निकालने की कोशिश करूँ तो कुछ कुछ मेरे पास निकल सकता है ना। पर मुझे इतना पता चल गया x और n के बीच में ये रिलेशन है। अब आ जाओ, 574 इज इक्वल्स टू n तो पता चला नहीं, लेकिन x की वैल्यू मुझे पता चल गई, कितनी 3n माइनस 2। तो x की जगह पे मैंने 3n माइनस 2 लिख दिया। वाओ आइला, ये तो कुछ कुछ आया। तो 3n माइनस 1 हो जाएगा। यार ये सबसे गंदा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। सो ये बन गया आपके पास 574, 3 इंटू n कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस n। 574 को उधर भेजोगे तो 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 574 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों।
दोस्तों अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तो कर दो। सो ये हो जाएगा 574 का अगर मैं फैक्टर बनाने की कोशिश करूँ 2 से करूँगा 2 2 ज़ा 4 और कितना बचेगा आपके पास 1 7 8 2 ज़ा 16 7 2 ज़ा 14 सो 7 4 ज़ा 28 7 1 ज़ा 7 41 हाँ। सो 14 इंटू 2 14 3 ज़ा 42 हाँ। तो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा बेटा 3n² माइनस 42n प्लस 41n प्लस 574 है ना, बराबर किसके बेटा 0 के। 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ 3n कॉमन ले लूँ फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपके पास बचेगा n माइनस कितना 14 है ना, प्लस 41 अगर मैं यहाँ यार ये भी तो पॉजिटिव होगा ना, इसको इधर भेजोगे तो क्या करते हो पांडे जी आप भी। सो 42 पॉजिटिव रहेगा 41 नेगेटिव रहेगा, क्या हो जाएगा ये, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने। देखें ज़रा यार यही तो इक्वेशन है, ओहो नेगेटिव है क्या, अच्छा वो उधर आएगा ना, ये तो पहले से पॉजिटिव था रे भाई, ये तो पहले से पॉजिटिव था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 574 को उधर भेजना है ना, 574 को उधर भेजना है, ठीक है आ जाओ। अगर मैं 574 को उधर भेजूंगा तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी 3n² माइनस n माइनस 574 है ना, आ जाओ इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा आपके पास कितना 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 बराबर किसके बेटा 0 के। 3n अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा n माइनस 41, अगर मैं यहाँ से प्लस 41 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा n माइनस 14 बचना चाहिए है ना, तो कितना बचेगा n माइनस 14 बचेगा बराबर किसके बेटा 0 के। तो n माइनस 14 कॉमन ले लिया मैंने और इधर कितना बचा 3n प्लस 41, दोनों को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 14 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, n बराबर हो जाएगा -41/3 के। तो n की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, n की वैल्यू क्या होगी हमेशा पॉजिटिव, और कितनी आ गई 14। अब अगर n 14 है तो x की वैल्यू निकाल लो, 14 3 ज़ा 42 -2 कितना आ जाएगा 40। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अमेजिंग क्वेश्चन था यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ अब आपके पास है राउंड 4 है ना, आ जाओ। सो फ्रीज चलो, बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है। आपके पास बोला गया है क्या, इफ द रेशो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18th टर्म इज 2:3। क्या कह रहा है, आपके पास 11th टर्म किसी एपी की 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशो है वो कितना है 2:3 है, ये आपको बोला गया है। आपको फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म, आपको 5th टर्म और 21st टर्म का रेशो निकालना है, 5th टर्म और 21st टर्म का रेशो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 5th टर्म और 21st टर्म का सम का रेशो भी निकालना है। आ जाओ, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली डंडा, इसमें छिपा है। 11th टर्म का मतलब a + 10d इज इक्वल्स टू 18th टर्म का मतलब a + 17d, ठीक है। सो a इंटू 3 कितना हो जाएगा 3a + 30d, और ये हो जाएगा आपके पास 2a + 17 2 ज़ा 34d है ना। 2a को इधर भेजो, इसको इधर भेजोगे, सो ये हो जाएगा 3a - 2a इज इक्वल्स टू 34d - 30d। तो ये आपके पास बचेगा बेटा कितना, a बराबर किसका हो जाएगा 4d के इक्वल हो जाएगा। अब अगर a आपका 4d के इक्वल है, a अगर आपका 4d के इक्वल है तो आपको क्या निकालना है a5/a21। आ जाओ, a5 का मतलब क्या है a + 4d और a21 का मतलब क्या है a + 19d है ना। अब a किसके इक्वल था बेटा 4d के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4d + 4d और ये कितना हो जाएगा 4d + 19d। सो ऐड कर दो, 4d + 4d कितना हो जाएगा 8d, 19 + 4 कितना हो जाएगा 23 होता है। काट दो ससुरे को,
तो 8:23 आ जाएगा। तो इनकी टर्म्स का रेशो कितना आ जाएगा? 8:23। लेकिन अगर मैं SN का रेशो निकालूं, S5/S21, अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 n/2 इंटू 2a प्लस 5n-1 यानी कि 4d, है ना, डिवाइडेड बाई 21/2 इंटू 2a प्लस 20d। अरे 21 को मैंने यहाँ पे 19 क्यों लिखा है यार? गड़बड़ हो गया ना, ये 20 होगा ना बेटा। अरे यार कहाँ है ध्यान तुम्हारा, है बच्चों, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? सो ये हो जाएगा आपके पास 24d। d से d कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करोगे 2, 4 से कैंसिल करोगे 6, 1,3। सो ये रेशो आ जाएगा आपके पास 1:3, है ना। अब आ जाओ, ये हो जाएगा आपके पास 20d। अब आपके पास क्या है बेटा? सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2a। 2a की जगह पे कितना? 4d प्लस 4d एज इट इज, डिवाइडेड बाई 21, 2 × 4d प्लस 20d। आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 4 × 2 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12d, डिवाइडेड बाई 21 × 8 और 20 कितना हो जाएगा? 28d। d से d कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12, 7 × 4 = 28, 5 × 15 और ये करेंगे हम इसको 147 हो जाएगा। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा? अच्छा कटेगा भी बे, काटो ससुरे को। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/49, ठीक है। तो सम का रेशो 5/49, 1/3 और सम का रेशो कितना है? 5/49। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। So yes guys, this is all about for this session. I hope you all enjoyed this session और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस सेशन में, है ना, क्योंकि मज़ा तो आना ही था जब मैं पढ़ा रहा था। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है इस सेशन का, है ना, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, सो दैट नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों का नाम दिखाऊं किस किस बच्चे ने किया है। बाकी बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, वेदांतु का क्लास 9th का भी एक चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एग्ज़ाम टाइम पे आप लोगों को 1-2 घंटे की वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा। सो हमने यानी कि वेदांतु ने आप लोगों के लिए इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल बनाए हैं। शॉर्ट्स चैनल, मैथ्स का अलग शॉर्ट्स चैनल है, फिजिक्स का अलग है, जिसमें हम 60 सेकंड्स में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बताएंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपने देखे ना, 60 सेकंड में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो फटाफट से उन शॉर्ट्स चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, बस कर दें। बाकी ये है ना, बाकी ये क्या है, ये टेलीग्राम ग्रुप है वेदांतु का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट, सेशन का PDF सभी टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाता है। सो मेक श्योर कि आप लोग इसे भी ज्वाइन करें। अरे यार, ये अभिषेक सर का इंस्टाग्राम ID लिख दिया तुम लोगों ने यहाँ पे, बताओ। सो अभिषेक सर को अगर आपको फॉलो करना है इंस्टा पे, तो ये उनका इंस्टाग्राम ID है। मुझे अगर फॉलो करना है तो मेरा इंस्टाग्राम ID है KULDEEP_B_01, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे अगर फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी मेक श्योर जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।